हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव। तो हम कर रहे हैं अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चे आज करेंगे हम अपना टॉपिक हीट कैपेसिटी, जिसे हम सी से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। ओके, तो देखो, हीट कैपेसिटी टॉपिक समझने से पहले एक चीज समझो। अगर आपको अपना 1 kg वेट इंक्रीज करना है, कंसीडर करो, राइट। अगर आपको अपना 1 kg वेट इंक्रीज करना है तो आपको जितने अमाउंट ऑफ आपको खाना चाहिए 1 kg वेट इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। 1 kg वेट इंक्रीज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ आपको फूड चाहिए, वो क्या हुआ आपकी, वही आपकी हीट कैपेसिटी है। कैसे? यहाँ आपका वो है आपकी वेट कैपेसिटी, क्योंकि आप वेट इंक्रीज कर रहे हो। हमें क्या करना है, हमें तो टेम्परेचर इंक्रीज करना है। किसी भी सिस्टम का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है, किसी भी सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर हमें इंक्रीज करना है, तो जितने भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी उस सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, उस हीट को, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। यानी उस टेम्परेचर की कितनी कैपेसिटी है, उसे कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करे, राइट। जैसे आपकी वेट कैपेसिटी अभी बात की कि आपकी बॉडी क्या है, एक सिस्टम है। अब आपकी बॉडी का 1 kg वेट इंक्रीज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ आपको फूड चाहिए, वेट कैपेसिटी। इसको चाहिए हीट, अपना 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए इसको क्या चाहिए, हमारे सिस्टम को हीट चाहिए। तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए सिस्टम को कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है, राइट। सो दिस इज क्या है हमारा हीट कैपेसिटी। बच्चे, ये है हमारा जो कैपिटल सी से लिखा है, ये है हमारा हीट कैपेसिटी, जो इक्वल होगा, जो भी आपने डेफिनेशन पढ़ा ना उसी को लिखो यहाँ पे। कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है, तो हीट को कैसे हमने लिखा था, क्यू से डिनोट करते हैं, राइट। और टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री का जो है वो डिफरेंस आना चाहिए टेम्परेचर में, मतलब 1 डिग्री हमें टेम्परेचर राइज करना है। कि मान लो अगर टेम्परेचर पहले किसी सिस्टम का 60 डिग्री सेल्सियस था, तो वो टेम्परेचर हमें कितना करना है, 61 डिग्री सेल्सियस करना है। तो 60, ये क्या है, डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर तो 1 डिग्री ले रहे हैं, टेम्परेचर का जो चेंज है 1 डिग्री, तो हम सिस्टम का चेंज ले रहे हैं। इनिशियल हमारा 60 डिग्री सेल्सियस था सिस्टम का, राइट। और जो फाइनल आया है हमारा, मतलब 1 डिग्री राइज करना है हमें, तो 61 डिग्री हो गया। तो डेल्टा टी में क्या लिखोगे, 61 डिग्री माइनस 60 डिग्री। यानी कि हम तो, सिंपल सी बात है, आपको माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो चेंज ही 1 डिग्री का ले रहे हैं, राइट। ओके, देखो, हीट कैपेसिटी ना बच्चे दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी मोलर हीट कैपेसिटी, इसका नाम ही सजेस्ट करेगा, आपको ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात है। मोलर हीट कैपेसिटी, यानी कि दिमाग घुमा कि यार कहीं ना कहीं मोल से रिलेट हुआ हुआ ना, मोल से, हाँ, ठीक है। फिर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक, तो यार स्पेसिफिक से क्या होगा, तो बच्चे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब वो कहीं ना कहीं ग्राम से रिलेट कर रही है, ठीक है। तो देखो, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी बच्चे जैसे हम पढ़ते हैं अपने आइडियल गैस इक्वेशन में, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, राइट। तो एन जो होता है वो क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो सिमिलरली जो हीट कैपेसिटी तो हमारी सी थी, देखो हीट कैपेसिटी को हमने कैसे डिनोट किया था, सी से। अब हमें करने मोलर हीट कैपेसिटी, तो हम क्या लगा देंगे इसके पैर में, यानी सबस्क्रिप्ट में छोटा सा क्या लिख देंगे, एन, क्योंकि एन से हम क्या डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो सी एन क्या डिनोट करेगा, हमारी मोलर हीट कैपेसिटी। देखो ये लिखा भी है सी, और ये इसके छोटा सा नीचे सबस्क्रिप्ट में एन, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी। अब देखिए नेक्स्ट, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है भाई। यहां तो हीट कैपेसिटी समझ में आ गई कि सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो उसे 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है वो हो गई हीट कैपेसिटी। अब मोल से कैसे रिलेट करो, देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एनी
एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। यहां तो था कि कोई भी सिस्टम हो उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए हीट चाहिए। यहां बोल दिया कि सिस्टम कोई भी हो, कोई भी सब्सटेंस हो, लेकिन उसके 1 मोल, उसका जो 1 मोल है उसका 1 डिग्री राइज करना है हमें। 1 मोल का 1 डिग्री राइज करना है हमें। जो भी सिस्टम है उसके 1 मोल का 1 डिग्री राइज करना है हमें। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? आया समझ में? नहीं आया समझ में? देखो देखो, जैसे कि मान लो ये है हमारा सब्सटेंस, कंसीडर करते हैं ये है हमारा सब्सटेंस, राइट। इसका 1 मोल सब्सटेंस लो। ये इसने बोला कोई भी सब्सटेंस लो, तो आप कोई भी सब्सटेंस ले सकते हो, कोई पर्टिकुलर नहीं बोला कि ये लो, कुछ भी ले सकते हो। इसका 1 मोल लो, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है। ये सिस्टम है, इस सिस्टम का 1 मोल लो, उस 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है बच्चे आपको। उस 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, और उस 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वही है हमारी मोलर हीट कैपेसिटी, राइट। देखो Cn मोलर हीट कैपेसिटी समझ जाओगे, n से याद करना। n मतलब P इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा था हमने, राइट। और इस वाले चैप्टर में तो इतनी बार पढ़ लिया है, बहुत ज्यादा टाइम्स, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मोलर हीट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सिस्टम का, जितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है। लेकिन हम यहाँ पर्टिकुलर क्या ले रहे हैं? 1 मोल ले रहे हैं, तो डिवाइड कर दो उसे नंबर ऑफ मोल से, n से। डिवाइड कर दो उसे n से। n क्या है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कितना ले रहे हैं हम? 1 मोल, राइट। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? C यानी हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। अब इसे एक्सपेंड करना है आपको, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यहाँ पढ़ के आए थे, क्या है? Q, जो कि हमारा हीट, डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या है इसका? डेल्टा टी, और n तो मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। C की जगह क्या लिखा मैंने? C की जगह Q अपॉन डेल्टा टी, और n तो यह था C अपॉन n, तो ये हो गया n, राइट। देखो हीट कैपेसिटी समझ में आया? किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है तो जितनी हीट चाहिए, सिंपल, खत्म कहानी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, लेकिन उस सब्सटेंस की 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है। सब्सटेंस कोई भी हो, लेकिन उसका 1 मोल ले लो। यहाँ इसने बोला है, ये बात कर रहा है पूरे सब्सटेंस की, पूरे सिस्टम की बात कर रहा है, उसे सिस्टम का, उसने बोला अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। सिस्टम की बात कर दी इसने, सिस्टम में भी उसका 1 मोल ले लिया, सिस्टम का भी 1 मोल ले लिया, तो बन गया मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये पूरे सिस्टम की बात कर रहा था, ये बात कर रहा है सिस्टम के सिर्फ 1 मोल की, ठीक है, ओके। तो देखो अभी हमने मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ा, जहां हमने बात की कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, तो वो उसमें जितनी हीट चाहिए उसको बोल दिया था हमने मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर मतलब मोल, और कितना मोल लिया हमने किसी सब्सटेंस का? 1 मोल, ठीक है। अब लेना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी आपको पता है, अमाउंट ऑफ हीट जितनी चाहिए, जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है। अब उस सिस्टम में भी कुछ स्पेसिफिक बोल दिया इसने। सिस्टम में क्या बोल दिया इसने? स्पेसिफिक मतलब उसने बोला सिस्टम के 1 ग्राम का, मोलर में था सिस्टम के 1 मोल का, ठीक है, सिस्टम के 1 मोल का, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में उससे भी स्पेसिफिक चले गए, तो वो बोल रहा है कि सिस्टम के 1 ग्राम का, ठीक है। यानी कोई भी सिस्टम है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके 1 ग्राम, उसका 1 ग्राम लो, उसका 1 ग्राम जो है 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, उसमें जितनी हीट चाहिए भाई वो बताओ हमें।
वो होती है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे डिनोट करते हैं? सी, यानी हीट कैपेसिटी था, स्पेसिफिक कर दिया तो एसपी लिख दिया हमने। ठीक है, जनरली यही यूज होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब देखो मोलर हीट कैपेसिटी बच्चे जब हमने बोला तो मोलर हीट कैपेसिटी में हमने क्या लिया? हीट कैपेसिटी को डिवाइड कर दिया था हमने नंबर ऑफ मोल्स से, राइट? एक सेकेंड, आई थिंक कुछ साउंड आ रहा है बाहर से। तो हम बात कर रहे हैं ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, राइट? तो जैसे हमने मोलर हीट कैपेसिटी में बच्चे बोला कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी, मोलर हीट कैपेसिटी में क्या लिखा था हमने? Cn इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, राइट? सिमिलरली हम यहां लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CSP से डिनोट किया, इक्वल्स टू क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी किसके लिए ले रहे हैं हम? 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए, तो अपॉन एम, एम क्या है? मास, और मास की जगह क्या आएगा? 1 ग्राम। कितना मास हम ले रहे हैं? 1 ग्राम। राइज करना है हमें 1 ग्राम। ठीक है, अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो बचा हीट कैपेसिटी। क्या पढ़ी हमने? हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट जो कि हमारी Q अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर, और हीट कैपेसिटी अपॉन क्या है यहाँ पे? M, मास है, तो यहां कर दूंगा मैं M, राइट? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो तीनों को एकदम समराइज करते हैं। मान लो आपकी ह्यूमन बॉडी क्या है? एक सिस्टम, राइट? अगर मैं बोल दूं कि आपकी ह्यूमन बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, तो उस 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को आप 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी आपकी बॉडी को, तो वो क्या हो गई? हीट कैपेसिटी। आया समझ में? हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी डिनोट कर रहे थे हम C से, इक्वल किसके था? Q अपॉन डेल्टा टी। Q क्या है? हीट, जो अमाउंट ऑफ हीट आपको रिक्वायर है आपकी बॉडी को, राइट? डेल्टा टी क्या है? चेंज इन द टेम्परेचर, राइट? हटाओ। उसके बाद हमने 2 हीट कैपेसिटी पढ़ी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आपकी ह्यूमन बॉडी को ही लेते हैं। ह्यूमन बॉडी एज अ क्या है? सिस्टम है, सिस्टम एज अ सिस्टम ले रहे हैं ह्यूमन बॉडी को। अब उसने हीट कैपेसिटी में तो पूरी बॉडी को बोल दिया था कि पूरी बॉडी का जो है वो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, तो जितनी भी हीट चाहिए भाई बता दो, वही है हमारी हीट कैपेसिटी। डन। मोलर हीट कैपेसिटी, अब उसने बोल दिया ह्यूमन बॉडी, तुम्हारी बॉडी के 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक पूरी चॉकलेट है, तुम्हें पूरी चॉकलेट कंसिडर करो, ये चॉकलेट है, अभी है, मैं बाहर जाऊंगी टाइम लगेगा। ठीक है, मान लो ये चॉकलेट है, ठीक है? अब इस पूरी चॉकलेट का 1 डिग्री टेम्परेचर तुम्हें राइज करना है। नॉर्मल बोला 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो क्या है? हीट कैपेसिटी। अब बोल दिया कि इस चॉकलेट का 1 मोल लो, इस चॉकलेट का 1 मोल लो, पूरे सिस्टम का नहीं करना है, इस चॉकलेट का 1 मोल लो, तो 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में जो हीट चाहिए वो क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी, राइट? अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इस चॉकलेट का, जो चॉकलेट है उस चॉकलेट का 1 ग्राम, चॉकलेट की 1 ग्राम लो, पूरी चॉकलेट नहीं लेनी हमें, चॉकलेट का 1 ग्राम लो। अब उस 1 ग्राम का टेम्परेचर राइज करना है हमें 1 डिग्री, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उस 1 ग्राम के 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, वो हीट क्या होगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई होप आई एम क्लियर, आप सबको भी समझ में आया होगा, राइट? अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसने क्या बोला है? द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस वुड बी डिफरेंट अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। अभी आपको समझ में नहीं आया ना कुछ भी समझ में? अब सब समझ में आएगा। देखो, और ये आप पढ़ चुके हो, ये जो लिखा है कैसे पढ़ा? मैम याद तो कुछ आ नहीं रहा, कैसे पढ़ा मैं? देखो सबसे पहले एक बात देखो, हमने पढ़ी हीट कैपेसिटी, ठीक है? अब गैस की बात करें बच्चे, हम जनरली नंबर ऑफ मोल्स के उसमें मोलर हीट कैपेसिटी हम लेंगे, ठीक है? तो देखो क्या थी, हमने मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ा था हमने
Cm, राइट, मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी जो थी हमारी C अपॉन हमने क्या लिया, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हम बात कर रहे थे 1 मोल की, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया हीट कैपेसिटी को, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा T और अपॉन C अपॉन N है तो N हमारा। ठीक है, अब अगर मैं इस Q को लिखूं, इस Q को मैं इस फॉर्म में लिखूं N C डेल्टा T, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये मैंने हटा दिया। अब मैंने क्या करना है, मैं इस Q की वैल्यू मुझे निकालनी है, हीट की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारा सिस्टम इधर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो N C N डेल्टा T, राइट, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब इसने बोला है कांस्टेंट प्रेशर, सबसे पहले लो कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चा कांस्टेंट प्रेशर पे आपने एक चीज पढ़ी थी, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हमने Q यानी हीट से रिलेटेड कुछ पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, एंथैल्पी वाले लेक्चर में? याद कुछ आ नहीं रहा मैम, बच्चे रिवाइज करोगे तभी तो याद आएगा। देखो एट कांस्टेंट प्रेशर हमने पढ़ा था, जब बात करेंगे हम कभी भी क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रेशर की, तो हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे जो मेरा हीट होता है ये क्या होता है, इक्वल डेल्टा H के, चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होगा मेरा हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे मेरा Q यानी हीट ट्रांसफर जो है, ये P जो लिखा है ना, ये तो बच्चे बता रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो सिस्टम का हीट है, हीट ट्रांसफर है, जो सिस्टम का हीट ट्रांसफर है वो इक्वल होता है चेंज इन एंथैल्पी के, और ये मैं प्रूव भी करा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, एंथैल्पी वाला जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वहां देखिए कि कैसे ये इसके इक्वल आया, राइट। अब देखो, अब Q की वैल्यू मुझे लिखना है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या मैं Q की वैल्यू डाल सकती हूँ? हाँ मैम डाल दो, तो N C C P में लिख सकती हूँ, P C P लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की, तो मैं C P मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये आ गया हमारा Q की जगह पे क्या लिखा हमने, N C डेल्टा T, राइट। तो ये बात हो गई हमारी। अब तक तो आपके पास कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कुछ टर्म आ जाए तो आप लिखते थे एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H यानी चेंज इन एंथैल्पी किसके इक्वल है, हमारा हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब एक और आपके पास वैल्यू आ गई कि चेंज इन एंथैल्पी, Q की वैल्यू रख दी हमने N यानी नंबर ऑफ मोल, Cp यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा T चेंज इन द टेम्परेचर, राइट। देखो अभी हम करेंगे एट, ये तो कर लिया हमने कांस्टेंट प्रेशर पे, अब हम करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बच्चे जैसे आपने कांस्टेंट प्रेशर पे पढ़ा था, जैसे आपने कांस्टेंट प्रेशर पे पढ़ा था कि जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है कांस्टेंट प्रेशर पे वो एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होता है, वैसे ही प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ा चुकी हूं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरा जो हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो इक्वल किसके होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, अब सिमिलर चीज आपको यहां करनी है, यहां आपने कांस्टेंट प्रेशर पे लिखा था, सिमिलरली Q की वैल्यू यहां रख दो, Q यानी हीट ट्रांसफर, N C, यहां C हमने P लिया, C के नीचे सबस्क्रिप्ट में P लिखा, क्यों, क्योंकि बात कर रहे थे कांस्टेंट प्रेशर पे। अब C के नीचे आप V लिख दो, क्योंकि बात कर रहे हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे, राइट। ये सिर्फ डिनोशन है कि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, और Q के नीचे भी V लिखा, मतलब हीट ट्रांसफर किस पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, राइट। अगर खाली Q लिख दे तो क्या आपको समझ में आ रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, नहीं, इसीलिए लिखा, राइट। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से मैम प्रेशर की वैल्यू इसके नीचे इसके पैरों में डाल दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, और क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, डेल्टा T, इसको लिखना है हमें बस,
डेल्टा टी। ये आ गई हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये क्या बोल रहा है हमारा ये लाइन, हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस वुड बी डिफरेंट अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे जो हीट कैपेसिटी है गैस की वो आई, ये हीट कैपेसिटी आई, राइट। किसके इक्वल है हमारी, डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ, एन नंबर ऑफ मोल, Cp यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। इसने यही बोला है कि गैस की जो हीट कैपेसिटी है वो डिफरेंट होगी कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे और कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे। ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, क्योंकि जब कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल होता है चेंज इन एंथैल्पी, जो कि है डेल्टा एच। जब मैं बात करूंगी हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी क्यू वी की, तो क्यू वी इक्वल होता है मेरा डेल्टा यू के। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसने यही बोला है कांस्टेंट प्रेशर पे वैल्यू अलग है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे वैल्यू अलग है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम करते हैं रिलेशन सीपी सीवी का। तो देखो हमने सीपी पढ़ा, अभी सीवी पढ़ा। सीपी सीवी यानी कि कांस्टेंट प्रेशर था, तो जो मेरा क्यूपी था अभी पढ़ा ना हमने, क्यूपी था जो हीट ट्रांसफर था कांस्टेंट प्रेशर पे, वो किसके इक्वल था बच्चे, डेल्टा एच के, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी के, ठीक है। और सीवी किस में आया था, यानी कि हम बोल रहे हैं हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो मैम हमने पढ़ा कि वो इक्वल था हमारा किसके, QV यानी हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और QV मेरा इक्वल था डेल्टा U यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बस अब वही इसका रिलेशन निकालना है कि CP और CV आपस में रिश्तेदार कैसे हुए, कैसे रिलेशन, क्या रिलेशन है इनके बीच में भाई, जो CP CV हम कर रहे हैं। देखो ये आप पढ़ चुके हैं एंथैल्पी में, जब मैंने पढ़ाया था आपको कि एंथैल्पी होती क्या है, तब ये भी बताया था कि डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा पी वी, यानी कि ये क्या लिया हमने, चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। और ये किसकी बात कर रहे हैं, हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये जो प्रेशर है यहाँ पे वो सिस्टम का प्रेशर है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है बच्चे। देखो अगर आपको इसको क्लियर समझना है कि ये कहाँ से आया, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि एंथैल्पी वाला लेक्चर, इससे जो जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर था ना बच्चे, वही है हमारा एंथैल्पी वाला लेक्चर। तो प्लीज आप उसमें देखिए, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर होगा कि ये कैसे आया, राइट। तो देखो अब ये पता है आपको कि डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब एक बात बताइए, जब हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं तो एक सिंपल सी चीज हम पढ़ते हैं ना, PV इक्वल्स टू nRT। हाँ मैम ये तो पढ़ते हैं हम, ये क्या है, आइडियल गैस की इक्वेशन, ठीक है। अब इस PV की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, PV, ये PV जो है मुझे इसे सॉल्व करना है, इस PV की जगह मैं क्या रखूं, क्या मैं nRT रख सकती हूँ, हाँ रख सकती हूँ। ये तो समझ में आ गया कि nRT रख दूं, सिंपल है। लेकिन बच्चे nRT में मैं किसका चेंज लूं, चेंज क्या हो रहा है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कि आपके नंबर ऑफ मोल्स, सिस्टम के नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, तब तक आप n को क्या लेते हो, कांस्टेंट लेते हो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि पर्टिकुलर प्रोसेस होने से पहले इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इस सिस्टम में ये थे, फिर ये पर्टिकुलर थर्मोडायनामिक प्रोसेस हुआ, मे बी वो आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, कोई भी प्रोसेस हुआ, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइनल y हो गए, ठीक है। पहले x मोल्स थे फिर y मोल्स हो गए, तो आप बोल सकते हो कि वहां चेंज हुआ है। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि नंबर ऑफ मोल्स में चेंज हुआ है, तो आप कंसीडर करते हो कि नंबर ऑफ मोल्स पूरे प्रोसेस में, थ्रू आउट द प्रोसेस, नंबर ऑफ मोल्स सिस्टम में क्या रहे हैं बच्चा,
कांस्टेंट, ठीक है। तो डेल्टा तो क्या है, चेंज है, यानी हमें यहाँ वेरिएबल चीज भी तो लेनी है एक। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स को हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कोई हमें कहीं मेंशन नहीं है कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए। हमने जहां भी बात की हमने हीट कैपेसिटी में 1 मोल की बात की, तो आप नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए हैं, राइट। देखो आर तो भैया खुद में ही गैस कांस्टेंट है, उसे तो आप क्या ही कांस्टेंट करोगे, सिंपल है, वो तो गैस कांस्टेंट है, वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब बात अटकती है हमारे टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को वेरी कर सकते हैं मैम, एक बार कंडीशन देख लूं, क्या आइसोथर्मल लिखा है, नहीं लिखा है, यानी कि हाँ अब टेम्परेचर वेरी हो सकता है क्योंकि आइसोथर्मल नहीं लिखा। आइसोथर्मल लिखा होता तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता, बट आइसोथर्मल नहीं है, इट मीन्स टेम्परेचर वेरी कर रहा है। तो क्या चेंज इन टेम्परेचर में लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखते हैं, ये पूरा लिखते हैं डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू, ये वाला लिखा है हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को, ये हम ऐसा लिख रहे हैं, प्लस डेल्टा। अब डेल्टा किसका लिखोगे आप, क्या मैं ऐसे लिखूं, एनआरटी। अगर मैंने पीवी की जगह पूरा एनआरटी अंदर डाल दिया तो इसका मतलब तो बच्चे चेंज सब में हो रहा है, ऐसा नहीं लिखना है। हमें लिखना है एन हमारा कांस्टेंट है, यानी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, राइट। आर क्या है, वो खुद में एक गैस कांस्टेंट है, तो उसका चेंज आप कर ही नहीं सकते। अब चेंज क्या हुआ था हमारा, टेम्परेचर, राइट। तो क्या लिख दे हम, डेल्टा टी, ठीक है। अब इनकी वैल्यू भी लिखिए आप, डेल्टा एच अभी हमने पढ़ा, इसकी स्लाइड से पहले हमने पढ़ा डेल्टा एच किसके इक्वल था, देखो अभी पढ़ के आए ना कि डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यूपी इक्वल्स टू एन सीपी डेल्टा टी। पढ़ा भी आपने, पढ़ा ना, तो इसकी जगह ये लिख दो, इसकी जगह ये इक्वेशन लिख दो डेल्टा एच वाली। तो डेल्टा एच की जगह क्या लिखोगे, एन सीपी डेल्टा टी, ठीक है, एन सीपी डेल्टा टी। अभी आपने डेल्टा यू पढ़ा, डेल्टा यू पढ़ के आए आप, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यूवी, क्यूवी के आगे क्या था, क्यूवी इक्वल्स टू एन सीवी डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा यू की जगह ये लिख दो एन सीवी डेल्टा टी, ठीक है, एन सीवी डेल्टा टी, यहां लिखो एन सीवी डेल्टा टी और प्लस एन आर डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर सब में सेम है, ठीक है, क्योंकि पूरे एक सिस्टम की बात हो रही है ना, अलग अलग सिस्टम की थोड़ी कर रहे हैं, एक सिस्टम की बात हो रही है। तो चेंज एक सिस्टम में पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही चेंज होगा बच्चे। अगर मैं इस सिस्टम की बात करूँ, मान लो ये मार्कर हमारा सिस्टम है, तो अगर आप इसमें मान लो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो यहाँ जो डेल्टा एच लिखा जाएगा चेंज इन एंथैल्पी, वो भी तो सिस्टम की ही लिख रही हूँ, तो टेम्परेचर भी तो मैं सिस्टम का ही लूंगी, ठीक है। तो चेंज सब में वही आएगा, डेल्टा एच में भी, डेल्टा यू में भी, और डेल्टा टी जो है वो यही है, ठीक है। तो चेंज सब में आएगा। नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, तो एन कट करो, एन बी क्या बचता है हमारे पास, सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। क्या मैं लिख दूं, रिलेशन निकालना है सीपी सीवी का, सीवी को इधर ले आऊं, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। तो ये है बच्चे आपका रिलेशन सीपी और सीवी का। सीपी और सीवी का रिलेशन क्या है, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। आर क्या है आपकी गैस कांस्टेंट, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 8.314, इसकी वैल्यू होती है 0.08314, वो डिपेंड करती है कि आपकी यूनिट किस में गिवन है, ठीक है। अब देखो पॉइजन्स रेशो, भाई ये क्या जहरीली रेशो आ गई, नहीं बच्चा, देखो पॉइजन्स रेशो क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं गामा से। ये जो आपका लिखा है ना बच्चे, ये जो मैंने लिखा है इसे बोलते हैं गामा, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं हम गामा से। और ये किसके इक्वल होता है, सीपी अपॉन सीवी के, ठीक है, सीपी अपॉन सीवी के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। लेकिन ये भी याद रहे कि कैसे आया, ठीक है। तो देखो गामा क्या है, पॉइजन्स रेशियो इक्वल्स टू सीपी अपॉन सीवी, ठीक है। अब ये गामा किस काम का है मैम, जब यहाँ रिलेशन आ तो गया सीपी सीवी का, फिर सीपी सीवी इतना करने की क्या जरूरत है।
बच्चा गामा जो है ना वो बताता है कि जो हमने जो भी एटम लिया है, जो भी हमने गैस ली है, वो मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है। कुछ समझ नहीं आया मैम, देखो समझोगे। मोनो एटॉमिक यानी कि वन एटम, मोनो यानी वन, ठीक है। यहां करते हैं थोड़ा सा रफ वर्क। अब मोनो एटॉमिक, मोनो यानी कि वन। अब मैं अगर ले लूं बच्चा लिथियम, मैं बोल दूं बेरिलियम, मैं बोल दूं बोरोन, तो क्या इनमें एक एक एटम है? लिथियम, क्या मैंने 2 3 4 कहीं लिखा? नहीं लिखा। लिथियम एक एटम, बेरिलियम एक एटम, बोरोन एक एटम, यानी क्या है? मोनो एटम, मोनो एटम। अब मैं बोलूं डाई एटम, डाई यानी कि दो एटम, हम लिखते हैं ना O2 N2, लिखते हैं H2, तो ये क्या है? O2 N2 H2, क्या है? इनके दो दो एटम है, तो ये क्या हो गए? डाई एटम। अच्छा तो मैम अब ट्राई एटम क्या होता है? तो बच्चा देखो ट्राई एटम, ट्राई एटम यानी ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटम क्या है आपके? यानी ट्राई यानी तीन, तीन एटम, CO2, दो एटम ऑक्सीजन के और एक एटम कार्बन का, दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम कार्बन का, टोटल कितने हो गए? 3। वाटर H2O, दो एटम हमारे हाइड्रोजन के H2, दो एटम हाइड्रोजन के एक एटम ऑक्सीजन का, तो एक कौन सी गैस हो गई? ट्राई एटॉमिक। CO2 कौन सी गैस हो गई? ट्राई एटॉमिक। O2 N2 H2 क्या है? डाई एटॉमिक। लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन क्या है? मोनो एटॉमिक। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए, तो ये जो पॉइजन्स रेशियो है ना बच्चे, ऐसे हवा हवा में नहीं बनाई गई। पॉइजन्स रेशियो हमें बताती है, इसकी जो CP और CV की रेशियो आएगी ना वो बताएगी कि जो आपकी गैस है, सिस्टम की जो गैस है वो मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है। और तीनों के लिए रेशियो डिफरेंट आती है। अगर मोनो एटॉमिक है तो गामा की वैल्यू 5/3 आएगी। जब सोल्व करोगे आप CP/CV करोगे तो गामा की वैल्यू यानी पॉइजन्स रेशियो मोनो एटॉमिक के लिए आएगी 5/3। डाई एटॉमिक अगर गैस होगी, यहां मैं एग्जांपल्स भी लिख ही देती हूँ, कार्बन हो गया, लिथियम हो गया, बोरोन हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है, ये हो गया। डाई एटॉमिक की बात करोगे तो डाई एटॉमिक में पॉइजन्स रेशियो आएगी 7/5। ये रेशियो तो बच्चे आपको लर्न करनी पड़ेगी, सिंपल है, ठीक है। ये रेशियो लर्न करनी पड़ेगी। मान लो आपको दे दिया कि कोई भी गैस है, उसकी जो पॉइजन्स रेशियो है वो 7/5 है, बताओ ये मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है? तो आप क्या बोलोगे? 7/5 तो यार डाई एटॉमिक गैस की थी, तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे कि हाँ डाई एटॉमिक गैस है, ठीक है। अब देखो, मान लो आपको CP गिवन हो, कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है, आपको CP गिवन हो और आपको गामा की वैल्यू गिवन हो, बोल दिया जाए आपसे CV निकालो, तो आप गामा की वैल्यू डाई एटॉमिक गिवन है तो क्या रख दोगे? 7/5, CP की वैल्यू रख दोगे और CV यहां से निकाल लोगे, सिंपल। देखो अब डाई एटॉमिक यानी दो एटम है, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे हमारे? इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे बच्चा, देखो इसके एग्जांपल्स हैं O2 N2 H2 एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ट्राई एटॉमिक, इसकी पॉइजन्स रेशियो यानी गामा की वैल्यू क्या होती है? 4/3। ट्राई एटॉमिक जैसे बोल दिया हमने CO2 SO2, ठीक है, एक्सेट्रा, ये हो गए हमारे। तो इसने बोला है द रेशियो ऑफ CP/CV, CP/CV की रेशियो मतलब बात कर रहा है गामा की, यानी पॉइजन्स रेशियो डिफरेंट होगी फॉर गैसेस ऑफ डिफरेंट एटॉमिसिटी। सिंपल है, अगर कोई गैस मोनो एटॉमिक है तो उसकी पॉइजन्स रेशियो 5/3 है, कोई गैस अगर डाई एटॉमिक है तो उसकी रेशियो क्या है? 7/5 है, अगर कोई गैस ट्राई एटॉमिक है तो उसकी रेशियो क्या है? 4/3 है, ठीक है। तो ये हीट कैपेसिटी वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइजन्स रेशियो, इनकी वैल्यूज लर्न कीजिएगा और ये रिलेशन CP-CV = R, अगर ये कैसे आया ये रिलेशन, ये भी आपको पता हो तो बेटर है। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टिल देन, बाय बाय।